हेलो एवरीवन। आज हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आगे बढ़ेंगे। हमने एमएससी में जो डेरिवेशंस पढ़ी थी, ठीक है, उनके हम कुछ रिजल्ट्स, क्योंकि डेरिवेशंस बहुत बल्कि थी, तो कुछ ऐसे रिजल्ट्स जो इम्पोर्टेंट है वो हम याद रखेंगे। दूसरी चीज़, जो डेरिवेशंस काम आ सकती हैं, मतलब उस डेरिवेशन करते करते कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम आ सकती हैं, तो वैसी डेरिवेशंस हम डिराइव करेंगे। तो सारे रिजल्ट्स हमने देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब आता है हमारे पास पॉइंटिंग थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले आता है वो है पॉइंटिंग थ्योरम। पॉइंटिंग थ्योरम, इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोल सकते हैं। अब पॉइंटिंग थ्योरम में है क्या, हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, लेकिन उससे भी पहले पॉइंटिंग थ्योरम में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होती है उसकी वैल्यू हमने निकाली थी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती थी वो थी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डी टाउ। ऐसे ही हमने, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, ऐसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए किया था। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए था 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर डी टाउ, ठीक है। ये एनर्जी स्टोर थी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे। यहां से मैं एक चीज और बोल सकता हूँ कि ये था एनर्जी स्टोर, तो एनर्जी डेंसिटी हमने ये भी वैल्यू निकाली थी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ऐसे ही ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थी। एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कितनी होगी, 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो एनर्जी डेंसिटी बन जाएगा स्मॉल यू, ठीक है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक एंड ये मैग्नेटिक फील्ड। तो इस हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, वो हो जाएगी यू ई प्लस यू बी। जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो ये बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/μ0 बी स्क्वायर। तो ये होगी एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज आ गई एक। तो जब हम पॉइंटिंग थ्योरम लिखते हैं, जिसे हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं, हम उसकी सीधी वैल्यू लिखेंगे, हम उसे डिराइव नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास, क्योंकि ये पॉइंटिंग थ्योरम है, तो इसमें हम करते क्या है एक्चुअली, डी डब्ल्यू बाई डी टी, वर्क पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब ये है, जब हमारे पास चार्जेस पड़े होंगे, ठीक है, तो चार्जेस में एक चार्ज को मूव करोगे अगेंस्ट द कूलम रिपल्शन। मान लो कि एक आपके पास पूरे चार्जेस पड़े हैं 10-12 एक साथ, तो एक चार्ज को आपको अगर चार्जेस के पास लेके जाना है, उन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के पास लेके जाना है, तो आपको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द कूलम रिपल्शन ड्यू टू अदर चार्जेस, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट आपने जो वर्क किया वही वर्क ये होगा, ठीक है, वही वर्क ये होगा। तो वही स्टोर होता है एज अ फील्ड, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, वर्क पर यूनिट टाइम, कितना हमें एनर्जी लगानी पड़ रही है पर यूनिट टाइम, हम रेट देख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की कि चार्जेस को मूव कर रहे हैं, ऐसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर सकते हैं कि हम करंट्स को देख सकते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकती है किससे, करंट्स के कारण। किसी वायर में करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आ सकता है। तो अगर करंट आ रहा है, उसमें बैक ई में ईएमएफ भी आ जाती है। किसी वायर में अगर करंट चल रहा है उसके कारण बैक ईएमएफ भी आती है। बैक ईएमएफ क्या है, इंड्यूस्ड करंट आ जाता है जिसके कारण, ठीक है, तो बैक ईएमएफ आ जाती है। तो उसके अगेंस्ट जब आप वर्क करते हो तो उसके लिए आपके पास जो वैल्यू आती है, एनर्जी की वैल्यू ये आती है। तो हम बोल देते हैं कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी स्टोर हो गई। तो रेट एट विच वर्क इज डन, उसको हम लिख सकते हैं, ये हमारा पॉइंटिंग थ्योरम है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ करली बाय करली टी यू डी टाउ। यू है हमारी एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और डी टाउ है हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट, माइनस क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस, जहां पे वॉल्यूम इंटीग्रल है यहाँ पे सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस डॉट डी ए, ठीक है। यहाँ पे जो u की वैल्यू है वो हम लिख चुके हैं पहले से ही, एनर्जी डेंसिटी। और जो ये हमारे पास s है, ठीक है, ये होता है हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर,
ठीक है, जो एस है वो है पॉइंटिंग वेक्टर, उसको लिख सकते हैं हम 1/μ0 ई क्रॉस बी। ये हमारे पास पॉइंटिंग वेक्टर होता है, इसको बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। ठीक है, पॉइंटिंग वेक्टर। और जो ये हमने लिखा है ये है एक्चुअल में पॉइंटिंग थ्योरम, पॉइंटिंग थ्योरम। ठीक है, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये आपको याद भी रखनी है, वर्क एनर्जी थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ठीक है, इसके बाद ये चीज लिखने के बाद, रिजल्ट लिखने के बाद आपको जो दूसरी चीज याद रखनी है कि अगर वर्क जीरो होता, ठीक है, अगर आप वैक्यूम की बात करते, किसी चार्ज को मूव कर रहे हो इन वैक्यूम, ठीक है, तो वैक्यूम में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, तो वैक्यूम में हम बोल सकते हैं कि वर्क डन इज जीरो। तो पर्टिकुलरली जहां पे वर्क ना करना पड़े, जहां पे वर्क डी डब्ल्यू बाई डी टी, अगर वर्क जीरो हुआ तो मैं बोलूंगा डी डब्ल्यू बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं लिख सकता हूं माइनस ऑफ, ये माइनस लेफ्ट साइड में आ जाएगा क्योंकि ये जीरो हो गया, इधर आएगा तो ये बनेगा करली बाय करली टी यू डी टाउ इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्लोज इंटीग्रल ऑफ एस डॉट डी ए। जहां पे ये सरफेस इंटीग्रल है, इस सरफेस इंटीग्रल को मैं क्या लगा सकता हूं यहाँ पे मैं लगा सकता हूं डाइवर्जेंस थ्योरम। तो वो क्या बन जाएगा डेल डॉट एस डी टाउ। ठीक है, अब ये वॉल्यूम इंटीग्रल बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम लगा दी। तो यहाँ से मैं इक्वेट कर सकता हूँ अब दोनों को। तो अगर इक्वेट करूँ तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, करली यू बाय करली टी इज इक्वल्स टू, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन था तो यहाँ पे मतलब माइनस साइन था, माइनस ऑफ डेल डॉट एस। तो मैंने इसको इसके साथ कंपेयर किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी। और ये इक्वेशन देखी देखी लग रही होगी, ये इक्वेशन हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जैसी है, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस करली रो बाय करली टी। तो यहाँ पे ये भी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो बस यहाँ पे जे की जगह एस हो चुका है, रो की जगह यू हो चुका है। तो आपको पता होना चाहिए पॉइंटिंग थ्योरम में, ठीक है, पॉइंटिंग थ्योरम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ऐसे लिख सकते हो। अगली चीज, जब हमने पॉइंटिंग थ्योरम लिखी थी, यहाँ पे जो ये टर्म है, ये टर्म हमें इलेक्ट्रिक मतलब एनर्जी स्टोर बता रही है टोटल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में। और जो ये टर्म है एस डॉट डी ए, ये बता रही है कि अगर जैसे एक मैं वॉल्यूम बना रहा हूँ, ठीक है, ये एक पूरा सफेयर है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर है, वो एनर्जी फ्लो भी करेगी आउट थ्रू द सरफेस। ठीक है, तो ये फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू द सरफेस बता रहा है। ठीक है, तो ये थी पॉइंटिंग थ्योरम। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अगर हम थोड़ा सा और देखना चाहें, ये जो हमने निकाली थी वैल्यू डेल डॉट एस इज इक्वल टू माइनस करली यू बाय करली टी, अभी आपको याद हो जानी चाहिए। ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी थी, ठीक है, ये हमें लोकल, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताता है, लोकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ ईएम वेव्स। बट तो ये चीज तो ठीक है कि लोकल एनर्जी कंजर्वेशन बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इन जनरल ये नहीं होता, इन जनरल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क डन होता है, ये तो वर्क डन जीरो लेके हमने ये वैल्यू निकाली है, लेकिन जब कोई चार्ज होंगे, ठीक है, कहीं पे चार्ज पड़े होंगे, उसके बारे में फील्ड होगी, और फील्ड होगी तो फील्ड चार्जेस पे क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो फोर्स लगाएंगे जैसे चार्ज पड़े हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक दोनों की बात कर रखी है। चाहे मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगा रही, ठीक है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स है वो सिर्फ डिफ्लेक्टिंग है, कोई वर्क डन नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए वर्क डन जीरो नहीं होगा। तो इन जनरल, क्योंकि यहाँ पे तो हमने वर्क डन को जीरो लेके ये निकालना है, तो लोकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करी है हमने, लेकिन इन जनरल अगर कहीं चार्जेस पड़े हैं उसके कारण फील्ड होगी, और फील्ड क्या करेंगे, चार्जेस को मूव करवाएंगे, अगर मूव कराएंगे तो वर्क डन होगा। ठीक है, तो इन जनरल हमारे पास कंजर्वेशन नहीं आएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है इस पे
उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अगर मैं सिंपली बात करूं, अगर मैं अपने राइट हैंड की बात करूं, कोई एक वेव है जो इस तरफ को चल रही है, तो ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो फिंगर है इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये मेरे वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। और ये ऐसे मान लो, तो ये जो है मिडल फिंगर है, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और थंब में मान लेता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। और ये जो हमारे पास है फिंगर, ये डायरेक्शन है हमारे पास प्रोपेगेशन की। तो तीनों के तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो वैक्यूम में ट्रैवल करती हैं वो तीनों आपस में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपेगेशन वेक्टर, ये आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले वेव इक्वेशन निकालते हैं। तो बीएससी में हम वेव इक्वेशन निकालते थे किसी स्ट्रिंग पे, ठीक है, मतलब एक स्ट्रिंग दे रखी है, उसमें आप वेव इक्वेशन निकालते थे। हम बल्कि वे नहीं करेंगे, हम इजी वे करेंगे। इजी वे क्या है, मैक्सवेल की इक्वेशन निकाल लो इन वैक्यूम। तो इन वैक्यूम मैक्सवेल की इक्वेशन क्या थी, एक इक्वेशन थी डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ करली बी बाय करली टी। तो यहाँ से मैं वेव की इक्वेशन निकाल सकता हूँ। वो कैसे, डेल क्रॉस कर दो दोनों साइड, तो ये बनेगा डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस करली बाय करली टी डेल क्रॉस बी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट रूल कर रखा है स्टार्टिंग में, तो प्रोडक्ट रूल ये क्या बोलता है, ये डबल प्रोडक्ट रूल है एक तरह का, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल ऑफ डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू, ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी है नीचे, डेल क्रॉस बी। डेल क्रॉस बी क्या होता है, अगर मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ तो वैक्यूम में कोई चार्ज नहीं ले रहा, कोई करंट नहीं ले रहा, तो डेल क्रॉस बी को वैसे लिखते कैसे हैं, मैं सिर्फ याद करवा रहा हूँ, अब ये याद होने चाहिए। डेल क्रॉस बी को वैसे लिखते हैं म्यू नोट जे प्लस म्यू नोट एप्सिलॉन नोट करली ई बाय करली टी। बट मैंने बोला इन वैक्यूम, तो यहाँ पे कोई करंट्स नहीं है, तो ये जीरो होगा। तो डेल क्रॉस बी की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, विच इज यहाँ पे था माइनस ऑफ करली बाय करली टी। डेल क्रॉस बी की वैल्यू है हमारे पास म्यू नोट एप्सिलॉन नोट करली ई बाय करली टी। डेल डॉट ई जीरो होगा, क्यों जीरो होगा, क्योंकि हमें पता है कि डेल डॉट ई जो होता है वो होता है रो बाय एप्सिलॉन नोट, और मैं वैक्यूम की बात कर रहा हूँ तो वहां पे कोई भी चार्जेस नहीं है, करंट्स नहीं है, तो ये हमारा रो जीरो होगा, तो इसलिए डेल डॉट ई हमारा जीरो होगा। तो ये जीरो आ गया, इसको इसके साथ कंपेयर करो तो ये बनेगा डेल स्क्वायर ई इज इक्वल्स टू, माइनस से माइनस कैंसिल, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट करली स्क्वायर ई बाय करली टी स्क्वायर। तो एक्चुअली दिस इज द वेव इक्वेशन। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1/c², तो ये बनेगा हमारे पास डेल स्क्वायर ई इज इक्वल टू 1/c² करली स्क्वायर ई बाय करली टी स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज द वेव इक्वेशन। इसी तरह से जब हमारी दूसरी इक्वेशन है, दूसरी इक्वेशन क्या है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। ये जो दूसरी मैक्सवेल इक्वेशन है, ठीक है, वैक्यूम में, यहां से भी हम कौन सी इक्वेशन निकाल सकते हैं, ऐसी इक्वेशन, वेव इक्वेशन। तो वो इक्वेशन कैसी बनेगी, डेल स्क्वायर बी इज इक्वल टू 1/c² करली स्क्वायर, यहाँ पे बी हो जाएगा बाय करली स्क्वायर बी बाय करली टी स्क्वायर। तो ये वेव इक्वेशन बी की फॉर्म में बनेगी। तो इन जनरल मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, इन जनरल में लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर साई, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1/c² करली स्क्वायर साई बाय करली टी स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज द वेव इक्वेशन। अब यहीं से हम स्ट्रिंग वाला केस निकाल लेंगे जो हम बीएससी में करते हैं। अगर, क्योंकि वहां क्या होता था, एक स्ट्रिंग दी होती थी और वहां पे हमें वेव इक्वेशन निकालनी थी, तो उस केस में क्या होगा, वहां पे उसे स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, फंक्शन को। तो यहाँ पे हमने साई से डिनोट किया है। उस केस में क्योंकि स्ट्रिंग हमारी वेलोसिटी ऑफ लाइट से तो चल नहीं सकती, तो उस केस में हमारे पास वो जो फंक्शन है वो एफ से डिनोट करते थे, और सी हमारा वी से डिनोट हो जाएगा। तो ये बनेगा, तो ये स्ट्रिंग के लिए वेव इक्वेशन आएगी, ठीक है।
तो वन डिमेंशन के लिए जो एफ फंक्शन है वो एक्स कोमा टी का फंक्शन हो जाएगा, ठीक है, तो उस हिसाब से वेरी करेगा। तो दिस इज द वेव इक्वेशन, बोथ आर द वेव इक्वेशंस, ठीक है। तो ये जो वेव इक्वेशन है स्ट्रिंग के केस में आ सकती है, ये जो वेव इक्वेशन है ये वैक्यूम के केस में होगा। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेव इक्वेशन। अब हम बात करते हैं मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव्स की, ठीक है, मोनोक्रोमैटिक मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव्स। तो जो मोनोक्रोमैटिक प्लेन वेव्स हैं, ठीक है, वो एक्चुअल में उसकी जो इक्वेशन दी जाती है उसकी इक्वेशन क्या होगी, सिंपली E इज इक्वल्स टू ई नोट ई रेस्ट पर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। मान लो कि इसका जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो आई कैप डायरेक्शन है। हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोलराइज्ड इन आई कैप डायरेक्शन, एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही बी वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ ई नोट भी लिख सकता हूँ या फिर इन टर्म्स ऑफ बी नोट भी लिख सकता हूँ, वो मर्जी है। अभी मैं बी नोट की टर्म में लिख लेता हूँ चाहे, ये बनेगा आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। अगर अब देखने वाली चीज क्या है, के के साथ जेड है, इसका मतलब जो हमारा वेव वेक्टर है, जो हमारी वेव है वो ट्रेवल कर रही है अलोंग जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो जब भी इसके साथ ये होगा यहाँ पे ये बताएगा एक्स है तो अलोंग एक्स डायरेक्शन प्रोपेगेट कर रही होगी हमारी वेव, ठीक है। तो ऐसे अगर मैं इस डायरेक्शन को जेड डायरेक्शन बोल रहा हूँ तो ये हमें बताएगा कि हमारी वेव है वो जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है। और इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आई कैप है, तो वही चीज हो गई। अगर मैं ऐसे बोलूं आगे को चल रहा है, ये मेरी जेड डायरेक्शन है, ऊपर वाली को मैं आई कैप बोल लेता हूँ, तो ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, ये मेरी प्रोपेगेशन की डायरेक्शन हो जाएगी। बस इतना सा डिफरेंस है। फिर उसके बाद तो ये श्योर हो गया हमें कि जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, आई कैप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी ऑब्वियसली बात है जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जे कैप होनी चाहिए, क्योंकि हमने बोला कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो एक आई कैप, एक के कैप और एक जे कैप, ठीक है, तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये तो थी इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव। अब हम एक चीज निकालना चाहते हैं जिससे हमारा काम आसान हो जाए। अगर मैं इसको करली बाय करली जेड से मल्टीप्लाई करूं, इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव करके ये बनेगा आयोटा के ई नोट ई रेस्ट बार आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो डेरिवेटिव करूँ करली बाय करली जेड से, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं इस चीज को मैं दोबारा से क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ आयोटा के, ये टर्म मेरी दोबारा से क्या है, ई, ठीक है। तो यहां से ई से ई कैंसिल कर दो, तो मैं बोल सकता हूं कि करली बाय करली जेड डेजिग्नेट आयोटा की, ठीक है, करली बाय करली जेड डेजिग्नेट आयोटा की। इसी तरह से अब मैं इस चीज को करली बाय करली टी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं ई को, तो जब करली बाय करली टी से करूंगा तो ये बनेगा माइनस आयोटा ओमेगा ई नोट ई रेस्ट पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस आयोटा ओमेगा ई नोट ई रेस पर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। तो इस चीज को मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा ओमेगा इंटू ई, और लेफ्ट साइड में तो था ही कर ली बाय कर ली थी। तो यहाँ से दोबारा से ई से ई कैंसिल करके मैं बोल सकता हूँ कि करली बाय करली टी डेजिग्नेट्स माइनस आयोटा ओमेगा। एंड एक्चुअली ये जो मैंने लिखा था करली बाय करली जेड डेजिग्नेट आयोटा के, ठीक है, एक मैंने क्या निकाला है करली बाय करली जेड डेजिग्नेट आयोटा के, तो मैंने दो पार्ट्स निकाले, एक ये और एक ये। इस करली बाय करली जेड को आयोटा के लिखा था, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल डेजिग्नेट्स आयोटा के, इट्स एक्चुअली डेल ऑपरेटर, ठीक है। तो मेरे पास दो चीजें आ गई, मैं डेल को आयोटा के लिख सकता हूँ, करली बाय करली टी को माइनस आयोटा ओमेगा लिख सकता हूँ। अगर मैं ये चीजें लिख सकता हूँ
तो मैं वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करूँ, मतलब मैं मैक्सवेल इक्वेशन का इस्तेमाल करूंगा, और मैक्सवेल इक्वेशन में लाइक डेल क्रॉस ई इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ करली बी बाय करली टी, जहां पे सिर्फ इन दोनों को फिल करना है। यह है आयोटा के क्रॉस ई, हमारा वैसे का वैसे ही है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ करली बाय करली टी, करली बाय करली टी है माइनस आयोटा ओमेगा, ठीक है, और बी ये बनेगा। तो ये हमारे पास आयोटा से ये वाला आयोटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी के वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर डिवाइड बाय ओमेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, कभी कभी मोनोक्रोमेटिक वेव्स दे रखी होती हैं तो आप सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो के क्रॉस ई बाय ओमेगा। हम इसका न्यूमेरिकल भी करेंगे आगे, मे बी आज के लेक्चर में अगर नहीं हो पाए तो फिर कर लेंगे। तो अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा के क्रॉस ई बाय ओमेगा। इसी चीज को मैं और इजी टर्म में कैसे लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ के, जहां आएगा के कैप क्रॉस ई वेक्टर डिवाइड बाय ओमेगा। ऐसा क्यों लिखा है ये आपको आगे लेक्चर्स में पता चलेगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के वेक्टर को एक्चुअल में मैग्नीट्यूड ऑफ के इंटू के कैप लिखा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया था, डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट, जिसको मैं लिख सकता हूँ 1/c² करली ई बाय करली टी। तो ध्यान से अगर सोचो तो हमें साफ साफ पता चल रहा है, डेल की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, करली बाय करली टी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, अब आपको क्या मिलेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी इजिली। तो ये सारा कुछ वैक्यूम के लिए चल रहा है, याद रखना, तभी मैंने यहाँ पे सी स्क्वायर डाला है। तो इसको चलो कर लेते हैं इसको भी। तो डेल को मैं लिख सकता हूँ आयोटा के क्रॉस बी इज इक्वल टू 1/c², करली बाय करली टी को मैं लिख सकता हूँ माइनस आयोटा ओमेगा, और साथ में ई। तो ये मैंने इसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। तो ये बनेगा आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो ये हमारा माइनस में आंसर आएगा, ये बनेगा ई इज इक्वल्स टू के क्रॉस बी इंटू c² बाय ओमेगा विद अ नेगेटिव साइन। तो कुछ ऐसे ही होगा। हमने क्या किया, डेल को आयोटा के पुट किया, ठीक है, क्रॉस बी 1/c², और इसकी वैल्यू को लिख दिया हमने करली बाय करली टी को माइनस आयोटा ओमेगा। तो ये बन गया ई, तो यहाँ पे पुट किया, यहाँ से ई निकाल लिया, c² इधर चले गया, डिवाइड बाय ओमेगा विद अ नेगेटिव साइन एंड देन के क्रॉस बी, ठीक है। तो आप कहीं से भी यहाँ से आप निकाल सकते हो बी वेक्टर की वैल्यू, यहाँ से आप निकाल सकते हो ई वेक्टर की वैल्यू। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप बेसिक मेथड को याद रखो कि यहाँ से पुट कैसे करना है, यहाँ से पुट कैसे करना है, बाकी चाहे फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा, ठीक है। फिर आता है हमारे पास एवरेज ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, एवरेज ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। तो सबसे पहले फॉर द केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक वेव्स, ठीक है, हमें पता था कि ई को मैं लिख सकता हूँ ई नोट ई रेज़ पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। अगर मैं इसका रियल पार्ट निकाल लूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रियल पार्ट होगा होगा ई नोट कोज ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रियल पार्ट होगा। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड का रियल पार्ट भी ऐसा ही होगा कुछ, बी नोट कोज ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ई और बी का अगर रियल पार्ट ये है इसके हिसाब से, ठीक है, क्योंकि बी को भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, बी इज इक्वल टू बी नोट ई रेज़ पर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, उसका रियल पार्ट ये हो जाएगा। दूसरी जो चीज आपको याद रखनी है कि मोनोक्रोमेटिक वेव्स के लिए वैक्यूम आप लिख सकते हो इजीली, बी नोट इज इक्वल टू ई नोट बाई सी।
ठीक है, तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आएगी वो बनेगी बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नोट, अब ये बी नोट चेंज हो जाएगा, ई नोट बाई सी कोज ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। तो यहाँ से हमें पता है कि एस क्या होता है, 1/म्यू नोट ई क्रॉस बी। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ और 1/म्यू नोट करूँ, एक तो इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो बनेगा 1/म्यू नोट, ई की वैल्यू पुट करो और इसकी वैल्यू, तो ये बनेगा ई नोट स्क्वायर बाई सी, इन दोनों की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इनटू को स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी, को स्क्वायर ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी। ये हमारे पास आएगा एस वेक्टर की वैल्यू। अगर मेरे को एवरेज निकालना हो, एवरेज ऑफ एस वेक्टर, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ एवरेज लगाऊंगा, ये सारी चीजें मेरे पास कांस्टेंट है, तो मेरे को यहाँ एवरेज लगाना पड़ेगा, टाइम एवरेज हो जाएगा ये कोस स्क्वायर का। तो जो एवरेज होगा ये क्या बनेगा, इसका हमेशा याद रखना, इसका जो एवरेज होगा, अगर यहाँ पे टाइम आ रहा है तो ये क्या बनेगा, हाफ। अगर यहाँ टाइम आ रहा है थीटा एंगल में तो ये हाफ वैल्यू आएगा, ठीक है, कोस स्क्वायर की वैल्यू हाफ हो जाएगी। तो हमारे पास एस एवरेज की जो वैल्यू होगी वो बनेगी हाफ, इसकी वजह से 1/2 म्यू नोट था हमारे पास, ई नोट स्क्वायर था, डिवाइड में सी था। तो इसी हिसाब से अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा और चेंज करूं, अगर मैं यहाँ पे एप्सिलॉन नोट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट क्या होता है, सी स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नोट एप्सिलॉन नोट होता है। तो इस हिसाब से मैं इसको ध्यान में रख रहा हूँ, तो एवरेज ऑफ एस जो मेरा बन जाएगा वो बनेगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नोट सी स्क्वायर आया इसकी वजह से, ई नोट स्क्वायर बाय सी, तो हमारे पास फाइनली आंसर आ गया हाफ एप्सिलॉन नोट सी ई नोट स्क्वायर। तो ये हमारे एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर की वैल्यू होगी। अब हमें रिलेशन चाहिए एवरेज ऑफ एनर्जी डेंसिटी की एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर के साथ। तो वो रिलेशन हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यू क्या होता है, यू होता है एनर्जी डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी डेंसिटी। तो ये होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नोट ई स्क्वायर प्लस 1/म्यू नोट बी स्क्वायर। दोबारा से ई की वैल्यू वही पुट कर दो, रियल वैल्यू, बी की रियल वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या बनेगा हाफ ऑफ एप्सिलॉन नोट, ई की रियल वैल्यू थी ई नोट कोज ऑफ ओमेगा, कोज ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी, इसका स्क्वायर करना है, प्लस 1/म्यू नोट, बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू थी बी नोट, और बी नोट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नोट बाई सी। ठीक है, तो बनेगा ई नोट बाई सी, और साथ में कोस स्क्वायर, इसकी मैं रियल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कोस स्क्वायर जैसे पीछे किया, के जेड माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो आई आई होप कि ये दिख रहा हो बोर्ड में, राइट, दिख रहा है। तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, ये मैंने यू निकाला, मैं इसका एवरेज ले सकता हूँ। ठीक है, हमें यू एवरेज निकालना है, तो जो मेरे को यू एवरेज निकालना है, तो ये बनेगा हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर को स्क्वायर के जेड माइनस ओमेगा टी का एवरेज हो जाएगा, मतलब इतने पार्ट का एवरेज हो जाएगा। तो वो तो होगा हाफ प्लस 1/म्यू नोट ई नोट स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, इसका एवरेज हो जाएगा। तो इसका जो एवरेज होगा कोस स्क्वायर का, ये होगा फिर से हाफ। तो यहां से हमारे पास आएगा हाफ, इस चीज को ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे साइन नोट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि मैं इसके जैसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, तो ये बना हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर प्लस 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज एक्चुअली व्हाट, सी स्क्वायर, 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट इज सी स्क्वायर। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, हाफ एप्सिलॉन नोट ई नोट स्क्वायर।
तो यहां से जो हमारे पास टर्म बन गई, ठीक है, वो टर्म बन जाएगी हमारे पास हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो एक्चुअली यहाँ मैंने हाफ क्यों लगाया, हाँ, एक्चुअली ये राइट है, कुछ गलत नहीं है। ये आ गया हमारे पास एवरेज ऑफ यू की वैल्यू। तो हमें क्या करना है, इसको इसके साथ कंपेयर करना है, इन दोनों इक्वेशंस को। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, एवरेज ऑफ एस इज इक्वल्स टू, इसके साथ कंपेयर करना है इसको इसके साथ, तो इतनी टर्म को मैं एवरेज ऑफ यू लिखूंगा तो ये बनेगा सी टाइम्स एवरेज ऑफ यू। तो यही इक्वेशन होती है हमारी, रिलेशन होता है ये हमारे पास एवरेज डेंसिटी का, एनर्जी डेंसिटी का एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर के साथ। तो ये भी आपको पता होना चाहिए रिलेशन। ठीक है, ये सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एवरेज ऑफ एस, एवरेज ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इज एक्चुअली इक्वल टू इंटेंसिटी। ठीक है, दिस इज एक्चुअली इंटेंसिटी एवरेज ऑफ एस। तो कभी भी एवरेज ऑफ एस निकालोगे तो समझ लेना कि आपने इंटेंसिटी निकाल ली है। ठीक है, लेकिन इंटेंसिटी को और भी अच्छा एक वे है लिखने का। वो अच्छा वे कौन सा है, हम इंटेंसिटी को एवरेज ऑफ एस डॉट एन कैप लिखते हैं। तो इन मैग्नीट्यूड ये वन होता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसलिए ये बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आपको ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां से हम पावर रेडिएशन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी क्या होता है, ठीक है, हमें पता है जो पावर होता है वो होता है एवरेज ऑफ एस डॉट डी ए। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि ऐसे यूनिट्स में अगर बात करूं, ये इंटेंसिटी होता है, तो इंटेंसिटी क्या होगा, पावर पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो कभी भी आपको एवरेज पावर पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एवरेज लिख भी दूं तो एक्चुअल में ये एवरेज ही कर रहा है एस वेक्टर का, तो एवरेज पावर लिख दूं, ठीक है, या टोटल पावर रेडिएटेड लिख दूं, तो आप ऐसे निकाल सकते हो पावर की वैल्यू। ठीक है, इंटेंसिटी निकाल लो, डॉट डी ए करो, आपके पास एवरेज पावर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके हम क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, समझ जाओगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। पावर के बाद नाम आता है प्रेशर का। मतलब कोई आपके पास सरफेस है, मान लो कि ऐसा कोई सरफेस है, एक वेव आई और सरफेस पे स्ट्राइक कर गई, तो जैसे उसने सरफेस पे स्ट्राइक किया, उस पर प्रेशर एक्सर्ट करेगी। ठीक है, वेव के पास भी मोमेंटम होता है, इसके कारण वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी। तो प्रेशर जब एक्सर्ट करेगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर तो वो वेव आई सरफेस पे स्ट्राइक की और रिफ्लेक्ट कर गई, कोई एब्जॉर्बेंस नहीं हुई, सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर गई, उस केस में जो प्रेशर होगा, ठीक है, प्रेशर को मैं पी से डेजिग्नेट कर रहा हूँ, प्रेशर पी, जिस केस में वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट बैक कर गई सरफेस से, उस केस में आएगी 2I/c रिफ्लेक्शन के केस में। ठीक है, जब हमारी रिफ्लेक्शन होगी वेव की सरफेस से। और दूसरा क्या होता है प्रेशर, दूसरा प्रेशर होता है I/c, जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी वेव की, जब सरफेस में एब्जॉर्प्शन हो जाएगी तो हम बोलेंगे I/c प्रेशर होगा, और जब रिफ्लेक्शन होगी तो हम 2I/c की बात करेंगे। I हमारा इंटेंसिटी है, C हमारा स्पीड ऑफ लाइट है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो काम आएंगी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, और साथ में हमें बोल दिया कि वेव आई सरफेस पे स्ट्राइक की, रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो जब भी रिफ्लेक्शन हो जाए तो फिर प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, 2I/c। अब जो हमें सरफेस दे रखा है वो दे रखा है z = 0। इसका मतलब क्या होता है,
एक्स वाई प्लेन, ठीक है। z इक्वल टू जीरो का मतलब होता है एक्स वाई प्लेन। तो मान लो कि ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, वेव आई यहाँ पे स्ट्राइक की, रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसका मतलब अब वेव में क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। मोमेंटम होता है वेव में, तो जब भी किसी चीज पे स्ट्राइक करेगी तो वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी, तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, अगर रिफ्लेक्ट कर गई तो 2I/c। अब आई को हम लिख सकते हैं एवरेज ऑफ एस डॉट एन कैप। ये मैंने क्यों लिखा है डॉट एन कैप, इस चीज का मतलब ये है कि ये जो एन कैप है ये नॉर्मल टू द सरफेस है। एन कैप का मतलब है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ पे ये मेरा एक बोर्ड है, बोर्ड मेरा एक्स वाई प्लेन में है अगर, तो इसके नॉर्मल क्या होगी डायरेक्शन, इसके नॉर्मल ये डायरेक्शन होगी, ये वाली। तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो इसके नॉर्मल जेड कैप डायरेक्शन, जेड कैप डायरेक्शन मेरी इसके नॉर्मल होगी, ठीक है। तो ये पक्का होगा कि ये जेड कैप होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई प्लेन, तो सरफेस हमारा इसमें पड़ा है, तो ये हो गया जेड कैप। इस चीज को एस डॉट एन कैप को मैं एक्चुअल में लिख सकता हूँ एवरेज ऑफ एस कोज ऑफ थीटा। डॉट डॉट प्रोडक्ट हटाया, इसका मतलब है जो मेरा पॉइंटिंग वेक्टर के साथ जो सरफेस है उसके नॉर्मल का कितना एंगल है। मतलब अगर ये चीज 3j कैप प्लस 4z कैप, 3y कैप प्लस 4z कैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये मेरी डायरेक्शन है वेव की, ऐसे कुछ चल रही है, और ये मेरी डायरेक्शन है यूनिट नॉर्मल की जो इस बोर्ड के साथ है। तो इसमें कोई एंगल होगा, ये ऐसे चल रही थी, ये ऐसे चल रही थी, कोई एंगल होगा, वो एंगल है कोस थीटा, वो हमें जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं वो एंगल जानता हूँ कि है क्या, तो कोस थीटा को मैं लिख सकता हूँ, इसकी डायरेक्शन को क्या लिख सकता हूँ, के वेक्टर विच इज अ वेव वेक्टर एंड दिस इज द वेव वेक्टर। हम लिखते हैं के वाई प्लस के एक्स, कुछ ऐसा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, के वाई प्लस के जेड, तो के वेक्टर डॉट किसके साथ देखना है हमें, इस एक्स वाई प्लेन के नॉर्मल के साथ। तो इस एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल क्या है, जेड कैप, डिवाइड बाय इसका मोड, के वेक्टर का मोड, मोड ऑफ जेड कैप। तो यहां से मैं लिख सकता हूं के वेक्टर की वैल्यू, के वेक्टर की वैल्यू यहां से देखनी है 3j 3y कैप प्लस 4z कैप। वाई जेड कैप इसलिए लिख रहा हूं, ये वाई जेड डिफरेंट है, ये कैप है उसकी डायरेक्शन है, ठीक है। यूनिट यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्शंस। ये मैंने लिखा के वेक्टर डॉट जेड कैप डिवाइड बाय मोड, इसका मोड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज 16, तो 9 प्लस 16, इसका मोड क्या होगा जेड कैप का 1, तो ये हमारे पास आएगा, इसका इसके साथ 1 होगा, इसका इसके साथ 0 होगा, तो ये बनेगा 4 डिवाइड बाय 5। तो ये मेरी कोस थीटा की वैल्यू होगी 4/5। तो ये एंगल बना रहा है हमारा इसका नॉर्मल, बोर्ड का नॉर्मल विद एस, विद पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द वेव, प्रोपेगेशन डायरेक्शन ऑफ द वेव, ठीक है। तो ये कोस थीटा आ गया 4/5। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि मेरी जो इंटेंसिटी है वो है 4/5 एवरेज ऑफ एस। अब और भी आसान है निकालना, एवरेज ऑफ एस निकालना है हमें। एवरेज ऑफ एस मैं बता चुका हूँ, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर, यही होता है एवरेज ऑफ एस। यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, तो मैं यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो बनेगा 4/5 इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। इस आई की वैल्यू को जो मैंने ये निकाली यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे बनेगा प्रेशर इज इक्वल्स टू 2/c, बाकी ये वैल्यू पुट कर दो 4/5 इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा 4/5 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो वहां पे हमें इसकी वैल्यू पूछी थी, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा था अल्फा एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू है
4/5 विच इज 0.8। ठीक है, तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू आ गई यहाँ से 4/5, 0.8। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जिससे दो तीन चीजें इकट्ठे क्लियर हो रही थी, ठीक है, एक साथ। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है ई नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा बाय आर कोस ऑफ ओमेगा टी माइनस आर बाय सी फाई कैप। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। इसमें पावर रेडिएशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो पावर रेडिएशन होता है उसकी वैल्यू होती है एवरेज ऑफ एस डॉट डी ए का इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, ये हम देख चुके हैं पावर रेडिएशन के लिए। तो मतलब हमें निकालना है एवरेज ऑफ एस। एवरेज ऑफ एस होता है हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर। ये आप लोग देख चुके हो वैक्यूम के केस के लिए। लेकिन ये तभी फॉर्मूला वैलिड था जब ई था हमारा ई नॉट कोस ऑफ ओमेगा टी या फिर कोस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी के जेड माइनस ओमेगा टी। तब हमने यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड लिखा था। लेकिन यहाँ पे अगर मैं टाइम वाली इक्वेशन को छोड़ दूँ तो ये एम्पलीट्यूड हो गया, बढ़ गया ये। तो यहाँ पे मैं सिंपल ई, क्योंकि इस इक्वेशन के लिए ठीक है, लेकिन इस इक्वेशन के लिए मैं कंपेयर अगर करूँ तो कोस से जितनी भी साइड वाली इक्वेशन थी ई नॉट था, यहाँ लग गया। तो कोस से इधर ये सारी टर्म है, तो यहाँ पे ई नॉट स्क्वायर की जगह मेरे को ये टर्म लिखनी पड़ेगी विच इज ई नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा बाय आर का स्क्वायर। तो एक्चुअल में मैंने इसी नोड के स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर लिखा है इतनी इक्वेशन का। तो ये मेरा एवरेज ऑफ एस हो जाएगा। अब एक्चुअल में अब करना क्या है, हमें इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। इसको लिख सकता हूँ मैं हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय आर स्क्वायर। ये एवरेज ऑफ एस है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पावर रेडिएशन आएगी हमारे पास। कांस्टेंट वैल्यूज बाहर लिख लो, हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 और साथ में ये बनेगा इंटीग्रल के अंदर ले जाता हूँ साइन स्क्वायर थीटा बाय आर स्क्वायर डी ए की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई, जो क्वेश्चन में था। तो इसका मतलब डी ए की वैल्यू क्या होगी, आर स्क्वायर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। तो इस हिसाब से ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। ये एक्चुअल में सरफेस इंटीग्रल है। तो सरफेस मतलब दो इंटीग्रल्स, थीटा होगा हमारा 0 से पाई और फाई होगा हमारा 0 से 2 पाई। तो फाई तो यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट कर लो, ये बनेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 डी फाई का इंटीग्रल तो अलग ही होगा 0 से 2 पाई, उसकी वैल्यू आ गई 2 पाई। बचेगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा 0 से पाई। तो ये आप सोल्व करके देख लेना, ये आंसर आएगा 4/3। ठीक है, इतने की जो आंसर आएगा इतने पार्ट का वो आएगा 4/3। तो यहाँ से आपको जो प्रेशर बन जाएगा वो बनेगा हाफ 4/3 भी पुट कर देते हैं तो बनेगा 4/3 और बाकी टर्म है हमारे पास हाफ एप्सिलॉन नॉट सी ई नॉट स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 इंटू 2 पाई। तो ये मेरे पास प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे जिस हिसाब से आंसर की वेरिएशन है मैं क्या कर सकता हूँ, म्यू नोट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो अगर मैं म्यू नोट से यहाँ पे म्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दूँ, डिवाइड भी म्यू नोट से कर दूँ, अगर मल्टीप्लाई करूँ और डिवाइड करूँ तो ये टर्म क्या बनेगी 1/c²। तो बन जाएगा हमारे पास 4 पाई बाई 3 इंटू सी बाई म्यू नोट
और इसकी वैल्यू है म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की वैल्यू 1/c², ठीक है, इंटू ओमेगा की पावर 4 ई नोट स्क्वायर, ठीक है। तो एक सी से एक सी कैंसिल हो जाएगा, ये लास्ट हमारा आंसर होगा 4π/3 म्यू नोट सी ओमेगा की पावर 4 ई नोट स्क्वायर। तो ये आपका आंसर होगा।